अब हम सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बी पार्ट में दे आर आस्किंग अस विद द इंक्रीज ऑफ रिमोट वर्क, virtual meetings have become a crucial aspect of business communication. What are the most common types of virtual meetings used in organization? तो क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि रिमोट वर्क इंक्रीज हो गया है। रिमोट वर्क का मतलब होता है कि अपने घरों में बैठ के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग्स जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन गई है आजकल। लोग सब वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं एज एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो उन्होंने पूछा है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में कितने टाइप्स की वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जैसे हम हर आंसर को ब्रेकरेज करते हैं, ऐसे ही हम आंसर को पहले ब्रेकेज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का वी आर डिस्कसिंग सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट। तो हमने क्या ब्रेकरेज करना है कि सबसे पहले पूछा क्या गया है। दे आर आस्किंग अस अबाउट वर्चुअल मीटिंग्स। वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में बताएंगे कि वो होती क्या है। वर्चुअल मीटिंग्स का मतलब होता है ऐसी मीटिंग्स जो फेस टू फेस नहीं होती, वो स्क्रीन टू स्क्रीन होती है। एक स्क्रीन पे कोई इंसान बैठा है, दूसरी स्क्रीन पे कोई दूसरा इंसान बैठा है एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट सम थिंग्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वर्चुअल मीटिंग्स के लिए वी कंडक्ट वेरियस मीटिंग्स विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आपको सबसे पहले कीवर्ड तो यूज करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बिना नहीं हो सकती। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? जैसे मीटिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म जो लोग यूज करते हैं, जूम, गूगल मीट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आपकी मीटिंग कंडक्ट होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं तो उसको बोलते हैं virtual meeting. Communications are through digital platforms like Zoom, Google Meets are known as virtual meetings. And इससे क्या होता है जब हम virtual meetings करते हैं, we make coordination. हमारी अगर कोई टीम है हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। साथ ही में हमारा डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। रिमोट एरियाज में जहाँ पे आप रोज ऑफिस में लोगों को नहीं मिल रहे, वहां पे कम्युनिकेशन और ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप कम्युनिकेशन करते हो कोई चीज गलत ना समझ लो, कुछ ऐसा ना समझ लो, इसलिए वर्चुअल मीटिंग्स हेल्प करती है आपको इन सारी सिचुएशंस में। डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है विद कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एंड साथ में आपके पास इन वर्चुअल मीटिंग्स पे एक रिमोट वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है। वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है? जहाँ पे आप काम करते हो उस जगह का कैसा एनवायरनमेंट है, आप वहाँ रोज जाते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते, इट इज अ वर्क एनवायरनमेंट। तो इसीलिए डिजिटल मीटिंग्स के थ्रू भी हम एक रिमोट वर्क एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो जब हम वर्क रिमोट एनवायरनमेंट बना लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एक मीटिंग करना, एक टीम के साथ काम करना। ये सारे जो पॉइंटर्स हैं ये आप वर्चुअल मीटिंग की इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में डाल सकते हो कि वर्चुअल मीटिंग्स क्या होती हैं। देन दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द टाइप्स। टाइप्स बताओ वर्चुअल मीटिंग की कौन सी हो सकती हैं। तो टाइप्स में आप क्या क्या बता सकते हो? पहली टाइप आप बता सकते हो इनफॉर्मल और स्टेटस मीटिंग्स, सॉरी, इंफॉर्मेशनल और स्टेटस मीटिंग्स। टाइप्स में यहाँ पे मैं आपको पॉइंटर्स बना के दे रही हूँ। इंफॉर्मेशनल और स्टेटस मीटिंग्स।
ये वाली जो मीटिंग्स होती हैं इन्फॉर्मेशनल और स्टेटस मीटिंग्स, ये आपको बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशंस देने के लिए होती हैं कि आप किसी चीज़ के लिए अपडेटेड रहो, कुछ कंपनी में न्यू इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में होती हैं, कुछ अपडेट्स देने के बारे में होती हैं कि आपके पास अपडेट्स आती रहें रेगुलर कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी में इस टाइम चल रही है बिकॉज़ यू आर नॉट प्रेज़ेंट फिज़िकली, तो आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देने की कोशिश की जाती है। इसमें होता क्या-क्या है, किसी कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट है, एम्प्लॉइज़ के लिए कोई अनाउंसमेंट है, तो हम इन्फॉर्मेशनल मीटिंग रख देते हैं कि अनाउंसमेंट्स जो हैं हमारी, वो लोगों तक पहुँच जाएँ, एम्प्लॉइज़ को पता चल जाए। और इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादातर हो सकता है अनाउंसमेंट्स के साथ-साथ आप स्टेटस बता रहे हो अबाउट द प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोई स्टेटस है, कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, किसी प्रोजेक्ट में कुछ चेंज चाहिए, ये चीज़ें बताने के लिए भी आप इन्फॉर्मेशनल या स्टेटस मीटिंग्स करते हो। साथ ही में ये मीटिंग्स ज़्यादातर वन वे कम्युनिकेशन रहती हैं, दोनों वे कम्युनिकेशन नहीं रहता, टू वे कम्युनिकेशन इज़ नॉट अनेबल इन दीज़ मीटिंग्स बिकॉज़ यहाँ पे जो हेड है या जो स्पीकर है, वो आपको एक कम्युनिकेशन के थ्रू, वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात बता रहा है। ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड और नॉट एलिजिबल टू लिसन योर कम्युनिकेशन, उसके लिए आपकी दूसरी मीटिंग्स होती हैं। ज़्यादातर ये वाली मीटिंग वन वे कम्युनिकेशन की है, इसीलिए ये मीटिंग शॉर्ट रहती है, छोटी-सी होती है, थोड़ी-सी बात बताई, द मीटिंग इज़ ओवर, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप की मीटिंग आती है, सेकंड मीटिंग, जो कि होती है फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स जो स्पेशली डिसीजन मेक करने के लिए होती हैं, डिसीजंस के बारे में बताती हैं कि हमें कौन से डिसीजंस कंपनी के लिए लेने चाहिए। ये मीटिंग ज़्यादातर ऑप्शंस इवैल्यूएट करने के लिए होती हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं, हम कौन-सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए ये मीटिंग्स होती हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारे मेंबर्स चाहिए फॉर द पार्टिसिपेशन, क्योंकि सबकी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। बेसिकली जो कंपनी के की मेंबर्स हैं, उनको तो इस मीटिंग में होना इसेंशियल है, उनके बिना ये मीटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। की मेंबर्स आर रिक्वायर्ड और इसके अंदर क्लियर आउटकम्स आ जाने चाहिए एट द एंड ऑफ द मीटिंग। टू वे कम्युनिकेशन होगा, एक बंदा अपनी बोलेगा, दूसरा आपकी सुनेगा, आपके ओपिनियन समझे जाएँगे, आपके ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर डिसीजन मेक किया जाएगा, बट एट द एंड आपको क्लियर आउटकम मिल जाएगा कि दिस इज़ द आउटकम एंड रेज़ोल्यूशन, हमने क्या किया इस मीटिंग में, ये आपको एंड में पता लग जाएगा। ये मीटिंग जो आपकी है, ये लॉन्ग फॉर्मेट की मीटिंग मीटिंग रहती है, ये लॉन्ग होती है, काफ़ी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती हैं, तो उस हिसाब से ये लॉन्ग फॉर्मेट मीटिंग रहती है। नेक्स्ट हमारे टाइप की जो थर्ड टाइप की मीटिंग होती है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, जिसमें प्रॉब्लम्स जो आपकी कंपनी फेस कर रही है वो सॉल्व की जाती हैं, या फिर इनको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स भी बोलते हैं। आजकल ये जो वर्ड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स क्या होती हैं, जब आपको अपने ब्रेन में से आइडियाज़ देने हैं, आपको अपने ब्रेन को यूज़ करके अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग-अलग इवैल्यूएशंस करनी है, तब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स करते हो। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है? टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि किस चीज़ के ऊपर मीटिंग हो रही है, क्यों ये मीटिंग हो रही है, और फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद द मेन गोल इज़ टू जनरेट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को जनरेट करना हमारा मेन गोल है कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हो, और बाकी हम डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं? इश्यू रेज़ोल्यूशन, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको कैसे रिज़ोल्यूट करना है, कुछ इनोवेटिव डिसीजंस की कैसी चीज़ को इनोवेट कर सकते हैं। इनके ज़्यादातर फीचर्स क्या होते हैं इन मीटिंग्स के, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग होती है, तो एक चीज़ होती है कि क्रिएटिव, जो आपका क्रिएटिव थिंकिंग है वो बाहर आती है। जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है वो बाहर आ जाती है, और आप उस अपनी थिंकिंग के हिसाब से चीज़ों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस
अपने पास लाने की कोशिश करते हो। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, तो ध्यान से समझते रहना। कोई भी कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, वी विल इंश्योर टू रिप्लाई यू। देन वी हैव फोर्थ पॉइंटर। फोर्थ पॉइंटर हमारी मीटिंग होती है टीम मीटिंग और कोऑर्डिनेशन मीटिंग। कोऑर्डिनेशन की या टीम की हमारी जो मीटिंग होती है उसको हम टीम मीटिंग बोलते हैं। ये सारे लोगों की मिलके मीटिंग होती है, इसलिए इसको टीम मीटिंग बोला जाता है। साथ ही में इसमें देखा जाता है कि वर्चुअली स्टाफ के अंदर कितनी कोऑर्डिनेशन है, आप कितनी जल्दी एक दूसरे की बातें समझ सकते हो, कितनी जल्दी उन पर रिवर्ट बैक कर सकते हो, वो कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम मेंबर्स देखा जाता है। साथ ही में ये वाली जो मीटिंग्स होती हैं ये वीकली होती हैं। हर वीक की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक कोऑर्डिनेशन टीम मीटिंग रखो, जिसमें आप बता पाओ कि हमने कौन सी चीज़ें की पूरे वीक में, कैसे हमें हेल्प हुआ, सो वो सब चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। ये जो होती हैं ये डेली मीटिंग्स होती हैं। कुछ लोग डेली मीटिंग्स करते हैं इसके ऊपर, कुछ लोग वीकली करते हैं। जो वीकली मीटिंग्स हैं वो थोड़ी लॉन्ग चलती हैं बिकॉज़ आप पूरे वीक का कम्प्रिहेंसिव डिस्कस करने वाले हो। जो डेली मीटिंग्स हैं वो कुछ थोड़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती हैं, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। और ये वाली जो मीटिंग्स हैं ये वीकली और डेली होती है। इससे हमें पता होना चाहिए कि ये रेगुलर फॉर्मेट मीटिंग्स हैं, इनका एक रेगुलर फॉर्मेट है कि ये मीटिंग तो कंडक्ट होनी ही होनी है। कोई अनाउंसमेंट वाली मीटिंग है वो हो सकता है कि बाद में कंडक्ट हो, बट ये वाली जो मीटिंग है ये तो रोज बेसिस पे कंडक्ट होनी ही होनी है। इसके अंदर हमारा जो फोकस होता है वही होता है कि कोई टास्क आपको दिया हुआ है तो उसकी प्रोग्रेस चेक करना कि कितना वो टास्क कंप्लीट हो चुका है, ये हम इस मीटिंग में चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग्स होती हैं दैट इज अ फिफ्थ टाइप ऑफ मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग मीटिंग्स। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मीटिंग्स यू कैन ऑल्सो से। ट्रेनिंग मीटिंग्स कौन सी होती हैं? ट्रेनिंग मीटिंग्स वो होती हैं जिनमें आप एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो, कुछ ट्रेनिंग देते हो, कुछ उनको सिखाते हो, न्यू स्किल सिखा रहे हो, कोई न्यू चीज़ सिखा रहे हो, न्यू फीचर्स बता रहे हो उनको अपनी चीज़ों के बारे में। दैट इज बेसिकली अ ट्रेनिंग मीटिंग। जो ट्रेनिंग मीटिंग होती है वो भी बेसिकली सेशंस होते हैं। जैसे मान लो कुछ वेबिनार्स कंडक्ट हो गए, कुछ आपको प्रेजेंटेशंस दिखाई जा रही हैं कि ये हमारे ऐप का कोई फीचर है, ये हमारी चीज़ का कोई फीचर है, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और अच्छे से उनको हमारी कंपनी के बारे में चीज़ें पता चल सकती हैं, उनकी न्यू स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। साथ ही में ये जो होती हैं ये प्रेजेंटेशन बेस्ड होती हैं। प्रेजेंटेशन बताई जाती है, कोई पीपीटी बनाई हुई है, उसके ऊपर बेस्ड है, उनके फीचर्स समझा रहे हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं, कुछ आपसे प्रैक्टिकल करवा के भी देख सकते हैं थ्रू ऑनलाइन सेशंस। साथ ही में इसमें आपका एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रहता है। क्वेश्चन आंसर राउंड में आप पूरा समझने के बाद या बीच-बीच में अपने डाउट्स लिख-लिख के, कोई आपको कोई चीज़ समझा रहा है, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप साथ-साथ में डाउट्स लिख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों था, इसमें हमने ये पॉइंट क्यों लिखा, तो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी वी विल प्रोवाइड यू। तो उसके लिए भी आप ट्रेनिंग मीटिंग्स और ये सारी चीज़ें कंडक्ट करते हो। सिक्स्थ अप वी हैव वन टू वन मीटिंग। वन टू वन मीटिंग। वन टू वन मीटिंग एज द नेम सजेस्ट ये एक पर्सनल इंटरेक्शन है, एक इंसान से दूसरे इंसान की इंट्रोडक्शन है, उसको बोलते हैं वन टू वन मीटिंग, जिसको हम बेसिकली पर्सनल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। लेकिन ये पर्सनल इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल लेवल, प्रोफेशन के हिसाब से पर्सनल इंटरेक्शन आपकी कैसी है ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। और ये बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ही होती है। बिटवीन टू, बेसिकली बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज दिस मीटिंग विल हैपन। टू इंडिविजुअल्स में यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, एक इंसान जो कोई चीज़ कन्वे करना चाहता है, लेट्स से द मैनेजर एंड
वन एम्प्लॉय जिसको वो अलग से पर्सनली कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, उसने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ गलत तरीके से कोई चीज़ प्रेज़ेंट कर दी, उसको वो सबके सामने नहीं डाँटना चाहता ताकि एम्प्लॉय का मॉरल ना गिर जाए, तो मैनेजर वन टू वन मीटिंग करेगा, 2 इंडिविजुअल पर्सन्स होंगे उसमें एंड पर्सनल इंटरेक्शन ऑन द पर्सनल लेवल रहेगी। इसमें होता क्या है, क्लियर फीडबैक्स मिल जाते हैं, हेल्प्स इन फीडबैक्स, अच्छे से आपको फीडबैक दे दिया जाता है कि ये फीडबैक है आपकी बात का, जो आपने बात की, जो मीटिंग की उसके बारे में ये चीज़ें हम सोचते हैं। देन वी हैव 7th पॉइंट जिसमें हम बोलते हैं क्लाइंट और एक्सटर्नल मीटिंग। दिस इज द लास्ट लाइक पॉइंट, लास्ट टाइप ऑफ मीटिंग्स जो क्लाइंट और एक्सटर्नल मीटिंग्स कहलाती हैं। इसमें हम क्लाइंट बाहर वाले इंसान या फिर एक्सटर्नल हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम मीटिंग्स करते हैं। ये एक इंटरैक्टिव फॉर्मेट होना चाहिए, ये बोरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए फॉर द आउटसाइडर। वो बीच में कुछ बोलें, बीच में कुछ पूछें, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उनके साथ इंटरैक्शन बनाओ ताकि आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकें विद योर क्लाइंट। ऑल्सो वी हैव, इसमें हम करते क्या हैं, सेल्स प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप किसी इंसान को चाहते हो कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए, स्टेक होल्डर है, तो उसको आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे कि देखो हमारी कंपनी ने इतना मनी अर्न किया था लास्ट ईयर और कुछ ईयर में, और उसके थ्रू आप उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे कि वो इंसान इम्प्रेस हो जाए। साथ ही में इसके थ्रू आप सेल्स प्रमोट कर सकते हो, क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो, नेगोशिएशन प्रोसेस चला सकते हो। अब नेगोशिएशन का मतलब कि किसी के साथ नेगोशिएट करना, नहीं नहीं आप इतने रुपीज़ की चीज़ इतने रुपीज़ में ले लो, दैट इज़ बेसिकली नेगोशिएशन। क्लाइंट को एक लेवल पे लाना जहाँ पे आप अपनी डील को फिक्स कर सको। ये ज़्यादातर फॉर्मल मीटिंग ही रहती है बिकॉज़ हम क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल काइंड ऑफ मीटिंग है। इसकी जो लेंथ है वो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, तो इट विल बी अ लॉन्ग काइंड ऑफ मीटिंग। और इसके आप अंदर आपका जो फोकस होना चाहिए, मेन फोकस, वो ये होना चाहिए कि आप एक रिलेशनशिप बना पाओ, कि आप रिलेशनशिप गोल अचीव कर पाओ इसमें, कि इट इज़ योर गोल कि आप उस क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओ फॉर अपकमिंग टाइम पीरियड, तो वो आपका एक गोल रहना चाहिए। एट द एंड यू कैन से कि वर्चुअल मीटिंग्स यूज़ होती हैं एप्रोप्रिएटली जब आपको किसी चीज़ को डिस्कस करना होता है थ्रू डिजिटल फंक्शंस, तब आपकी वर्चुअल मीटिंग्स यूज़ होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में रिमोट वर्क एनवायरनमेंट वर्चुअल मीटिंग्स बनाकर रखती हैं। हियर इज द आंसर, पूरा गाइडलाइन आंसर है वर्चुअल मीटिंग्स क्यों होती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टाइप्स हो गई, किस किस चीज़ में पॉइंटर्स हो गए, कौन सी चीज़ का पर्पस क्या है, कौन सी मीटिंग का एग्जाम्पल फीचर, ये सारी चीज़ें आपको हमारे नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ यू विल गेट इन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड एंड में यहाँ पे हमने कंक्लूजन भी दिया हुआ वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में कि कब यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, क्विक होती हैं, इजी हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये सारे पॉइंटर्स भी यू कैन डिस्कस एंड वो आप अपने आंसर्स में इन्वॉल्व कर सकते हो फॉर मेकिंग योर आंसर मोर comprehensive and easy. नेक्स्ट अप वी हैव थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वी हैव सम थिंग्स जो कि आपके ग्रामर से रिलेटेड हैं, आपकी ग्रामर के बारे में पूछी गई हैं ये चीज़ें, ग्रामर में कौन सी चीज़ कैसे होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर के फॉर्म से, दैट इज इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं, इडियम्स होते हैं मुहावरे। मुहावरे जो हम यूज करते हैं दैट आर नोन एज इडियम्स। तो उनके ऊपर पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम टू टेक अ लीप इन द डार्क मीन्स। टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, टू जंप फ्रॉम हाई प्लेस विदाउट लुकिंग, ऊपर से गिर जाना बिना देखे, तो इट इज अ वेग ऑप्शन। टू टेक अ रिस्की और एक्शन स्टेप इन द होप दैट इट इज राइट, कोई रिस्की स्टेप ले लेना इस होप में कि ये सही है। तो लीप का मतलब होता है कोई चीज एडवांस में लेकर जाना, क्विकली, बहुत क्विकली, इन द डार्क, जिसमें आपको उसका रिजल्ट नहीं पता कि क्या होने वाला है।
सो ऐसा ही फ्रेज है, तो इसका मतलब यही है, टू टेक अ रिस्की स्टेप, एक स्टेप ले लेना जिसमें आपको होप नहीं है कि कुछ सही होगा या नहीं, आप इस होप में ले लेते हो कि सब कुछ सही रहेगा, बट इन द एंड कुछ गलत भी हो सकता है, सो इट इज अ रिस्की सिचुएशन। बाकी दोनों भी जो ऑप्शन है, टू एक्सप्लोर अ डार्क रूम केयरफुली एंड टू मेक अ कैलकुलेटेड एंड सेफ डिसीजन आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग, ये दोनों भी वेग हैं, सो आंसर इज बी पार्ट, the risky action in the hope of a right thing. Second question, they are asking, what does the proverb one swallow does not make a summer mean? एक हमारे पास प्रोवर्ब है विच सेज वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। इसका मतलब क्या होता है? वन वन बर्ड कैन नॉट चेंज द वेदर। इट इज बेसिकली राइट कि एक बर्ड वेदर चेंज नहीं कर सकता, बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज नॉट दिस। नेक्स्ट, समर ऑलवेज स्टार्ट व्हेन द फर्स्ट स्वेलो अपीयर्स, इट इज ऑल्सो नॉट राइट। वन स्मॉल एफर्ट इज इनफ टू अचीव ग्रेट सक्सेस। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये तो आंसर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। इट इज टॉकिंग अबाउट सक्सेस, और एक छोटे से एफर्ट से बड़ी सक्सेस आपको नहीं मिलती है। यू ऑलवेज हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। लास्ट ऑप्शन वी हैव, अ सिंगल पॉजिटिव इवेंट और साइन डज नॉट मीन दैट द पीरियड ऑफ गुड फॉर्च्यून और सक्सेस हैज बिगिन। तो वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, दैट मीन्स कि आपको एक सिंगल पॉजिटिव इवेंट या साइन मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आने वाले टाइम में आपका अच्छा फॉर्च्यून ही रहना होना चाहिए या आपका सक्सेस पीरियड शुरू हो गया है। तो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट डज द फ्रेज अप्रोपस मीन्स? अप्रोपस का मतलब क्या होता है? अब जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं सिलेबस में, जो भी चीजें की हैं, उनके हिसाब से आपको करेक्टली आंसर देना है। अप्रोपस होता क्या है? ऑप्शंस आर अगेंस्ट और इन ऑपोजिशन ऑफ समथिंग, किसी चीज के अगेंस्ट रहना या किसी की ऑपोजिशन में रहना। अप्रोपस का मतलब ये नहीं होता। सडन और विदाउट वार्निंग, कोई चीज विदाउट वार्निंग करना, ये भी अप्रोपस का मतलब नहीं होता। With reference to or in a polite or formal manner. So three options out of these are wrong and one option is correct. So with reference to is करेक्ट। अप्रोपस का मतलब होता है किसी चीज के रेफरेंस के साथ। बाकी तीनों ऑप्शंस यहाँ पे हमारे वेग हैं और गलत है इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इसके लिए आपकी वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नो कौन से स्पेलिंग्स किस वर्ड के होने चाहिए। ही शोड ग्रेट रीसाइलेंस, यहाँ पे आंसर तो रीसाइलेंस ही है इन हैंडलिंग द क्राइसिस। उसने बहुत अच्छा वे दिखाया इन हैंडलिंग द क्राइसिस, जो प्रॉब्लम्स उसको हुई। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है जिसमें सही स्पेलिंग्स है। तो सही स्पेलिंग्स किसमें है इसके? रीसाइलेंस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट स्पेलिंग, दैट इज RESILIENCE। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू शुड नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। Next, we have his behavior was very rude and completely dash for a formal meeting. उस इंसान का बिहेवियर बहुत रूड था और completely गलत था किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए। अब गलत में यू हैव टू चूज कौन सा ऑप्शन आएगा, इनअप्रोप्रिएट, इल अप्रोप्रिएट, अनअप्रोप्रिएट और डिसअप्रोप्रिएट। इसके लिए यू शुड नो कौन सा प्रीफिक्स अप्रोप्रिएट के साथ लगता है। अप्रोप्रिएट के साथ इनअप्रोप्रिएट लगता है, सो द आंसर फॉर दिस वन इज हिज बिहेवियर वाज वेरी रूड एंड completely inappropriate for a formal meeting. Next option we have, choose the sentence with the correct use of adjectives. एक करेक्ट यूज करना है एडजेक्टिव का, ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में सही यूज हुआ हुआ एडजेक्टिव का और उससे एक सेंटेंस बनाना है। सो ऑप्शंस में वी हैव फोर डिफरेंट सेंटेंसेस, उनमें से हम चूज करते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट इज शी इज मोर टॉलर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोर भी लगा रहे हैं और टॉलर भी लगा रहे हैं। तो ये जो एडजेक्टिव है इट विल बिकम वेग, ये मोर
टॉलर वाला सही नहीं रहेगा. सो इट इज द रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव, दिस इज द मोस्ट यूनिक पेंटिंग इन द गैलरी. ये पेंटिंग बहुत यूनिक है गैलरी में. इसके अंदर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है इन द एडजेक्टिव सेंटेंस, सो इट इज ऑल्सो नॉट राइट. ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. ये हमारा आंसर सही हो सकता है बिकॉज यहाँ पे टॉलेस्ट बॉय सिर्फ टॉलेस्ट ही बोला है, मोर मोस्ट ऐसे नहीं लगाया. लास्ट वी हैव द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटेड. तो जब आपने इंटरेस्टिंग लगा दिया तो वेरी इंटरेस्टिंग का इतना ज्यादा जरूरत नहीं थी. सो इट इज रॉन्ग इन दैट कंटेक्स्ट. सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ऐसे जो क्वेश्चंस हैं एडजेक्टिव्स एंड प्रीफिक्सेस वाले, ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा अच्छे ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज ये ग्रामर के बेसिस पे, आप ग्रामर में गलती करोगे तो आपके 1 मार्कर आंसर्स भी गलत हो सकते हैं. Next we have dash, it was raining heavily, we decided to go out. अब होना क्या चाहिए कि हो रही थी बारिश तेज, फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे. तो बिकॉज नहीं हो सकता, फिर भी इज नॉट, बिकॉज डिस्पाइट इज नॉट, एंड इज नॉट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल्दो रेनिंग हेविली, इट वॉज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही थी, फिर भी वी डिसाइडेड टू गो आउट. नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चों को पहले ही पता होगा. एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म जिसमें से आप पैसे निकलवाते हो, ये हमें बचपन में ही सिखा दी जाती है. एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. सो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी सब ऑप्शंस आर वेग, तो इसको तो डिस्कस करने का इतना जरूरी नहीं है बिकॉज इट इज वेरी इजी एंड सिंपल थिंग. Next, we have B part in this question, that is explain the types of communication barriers faced by employees in an organization. कौन से ऐसे कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज फेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या प्रॉब्लम्स उनको देखनी पड़ती हैं, ये हमें बताना है. तो मेन गोल क्या है इस क्वेश्चन का? कम्युनिकेशन बैरियर्स, उनको कैसे एम्प्लॉयज फेस करते हैं ये चीज हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स भी डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कम्युनिकेशन बैरियर्स. व्हाट कम्युनिकेशन बैरियर्स वी हैव एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स होते क्या हैं. तो स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे. सबसे पहले कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में बताएंगे कि वो क्या होते हैं, उनको मेन पॉइंटर बनाएंगे, उनके अंदर थोड़े एक्सप्लेनेशंस देंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बैरियर्स का मतलब. दैट आर बेसिकली ऑब्स्ट्रैकल्स. क्या ऑब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं आपकी, कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऑब्स्ट्रैकल्स आर नोन एज बैरियर्स. दैट आर लाइक फॉर डूइंग, आपका क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं विद इन द टीम, इसको क्लियर कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल. ऐसे जब सिचुएशंस आ जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता, टीम के साथ लड़ाई हो रही है, टीम आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रही है, कुछ मैसेजिंग ऐसी है कि आपको रिमोट मैसेजिंग करनी है, कोई रिमोट मैसेज पहुंचाना है या कुछ डिस्टेंट मैसेजिंग करनी है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं बिकॉज आपको समझ ही नहीं आता कि आप कैसे दूसरे इंसान को अपनी प्रॉब्लम या अपनी चीज बताओ. इसके लिए आपको ओवरऑल कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो और बैरियर्स को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो. फॉर कम्युनिकेशन बैरियर्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स. कम्युनिकेशन बैरियर्स के भी हमारे पास यहाँ पे 6 टाइप्स हैं. टाइप्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, साथ में आपको जो इंटरनल चीजें, जो इंटरनल पॉइंट्स हैं वो बोल के बता रही हूँ. आप चाहो तो अभी साथ साथ में क्विक रिवीजन के लिए उनको लिख सकते हो टाइप्स के अंदर कि क्या क्या, कौन सी चीज का क्या क्या टाइप है. अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल से नोट्स देख के उस हिसाब से भी आप उन चीजों को समझ सकते हो रिवाइज करते हुए. तो फर्स्ट टाइप इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में आते हैं. एज द नेम सजेस्ट, फिजिकल, ये चीजें फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये बैरियर्स फिजिकल हैं. जैसे
आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दे डोंट वांट कि आपको कोई चीज़ मिले, आपको अगर कोई चीज़ मिल रही है तो आपसे जेलसी कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा हो पा रहा, आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो दैट इज़ अ फिज़िकल बैरियर जहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी ये देखने में कि कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही, आपका कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, आपको अच्छी कंडीशंस नहीं मिल रही जॉब करने के लिए, गर्मियाँ हैं, यू डोंट हैव द फैन, यू डोंट हैव द एसी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जिनमें आपको कोई चीज़ चाहिए और उस चीज़ की कोऑपरेशन या उस चीज़ की वो मिसिंग होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दीज़ आर नोन एज़ फिज़िकल बैरियर्स। Second up, we can go to psychological barriers. Psychological barriers, or we call it emotional barriers. ह्यूमन जो हमारी नेचर है वो ये है कि ह्यूमन नेचर में हमें इमोशनल बैरियर्स ज़्यादा परेशान करते हैं एज कम्पेरेटिव टू फिजिकल बैरियर्स। फिजिकली तो इंसान 2-4 दिन एडजस्ट भी कर सकता है कि कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ में एडजस्ट कर लूँगा, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है उसको धीरे धीरे करके रिमूव कर लूँगा। बट इमोशनली साइकोलॉजिकली जब आपके माइंड पे कोई इफेक्ट पड़ जाता है, आप किसी चीज़ को बार बार सोचने लगते हो, तो आपकी जो इनपुट है वो कम हो गया, आपके दिमाग में कोई भी इनपुट आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि आप किसी एक चीज़ पे स्ट्रक हो गए हो, साइकोलॉजिकली उसी चीज़ को सोच रहे हो, तो आपका आउटपुट भी वैसे खराब हो सकता है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं जिससे इमोशनल बैरियर आ जाता है इन बिटवीन कम्युनिकेशन, 2 लोगों की बात करते हुए इमोशनल बैरियर आ गया, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज बैरियर्स। ये बहुत कॉमन बैरियर्स हैं और बहुत जगह आते हैं, बहुत कॉमन लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम है जिसको हम लैंग्वेज बैरियर या सेमांटिक बैरियर भी बोलते हैं, जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड होते हैं। जब आप इंटरनेशनली या नेशनली कोई बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में, तो हो सकता है उनकी अलग लैंग्वेजेस हो, बिकॉज हर एक स्टेट, हर एक कंट्री की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। उनके बैरियर्स होते हैं कि लैंग्वेज बैरियर है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। तो उसको हम लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं जब आप किसी को मिसकम्युनिकेट कर लेते हो सकता है हमारे यहाँ पे किसी वर्ड का मतलब अच्छा है, उनके वहाँ पे उसी वर्ड का मतलब गलत है, तो हम उनको बोल देंगे तो उनको लगेगा इन्होंने हमें कुछ गलत बोला है। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन बैरियर जिसको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये ज़रा ध्यान से समझ लेना, इसका नेम थोड़ा अलग है तो उसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगा हो सकता है, बट हम इनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास हायरार्की स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, आपको बात करनी है, अपने डायरेक्ट मैनेजर से ही बात करनी है जो आपके डिपार्टमेंट में ही मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, उसके लिए भी यू हैव मेनी पीपल इन बिटवीन। पहले आपको इस इंसान से बात करनी पड़ेगी, फिर अगले से करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आपकी बात मैनेजर तक पहुंचेगी। तो हो सकता है जो आप डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते थे चीज़ें, वो इस हायरार्कियल प्रॉब्लम की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई। आप डायरेक्टली मैनेजर से बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन खराब हो रहा है, दैट इज़ नोन एज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो उसको भी हम थोड़ा-सा काम करके इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ अप वी हैव कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स का मतलब क्या होता है, जो कल्चर की वजह से आते हैं, वर्क कल्चर की वजह से। वर्क कल्चर जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कुछ सोशल नॉर्म्स हो, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो वहाँ पे कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्रॉम यूएसए और यूके, किसी ऐसी कंपनी, किसी ऐसी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वर्क कल्चर फॉलो करती है और उनको इंडियन कल्चर नहीं पसंद। तो उसमें क्या होता है, कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं जिसमें कम्युनिकेशन लोग नहीं कर पाते प्रॉपरली और कल्चरल बैरियर्स को वो आगे लेकर जाते हैं और उसकी वजह से कम्युनिकेशन खराब हो सकती है। जैसे
हो सकता है कोई ऐसी कंपनी है जो दिवाली की छुट्टी नहीं देती। क्यों नहीं देती? बिकॉज़ दे थिंक कि दिवाली इज़ नॉट अ बिग फेस्टिवल, बिकॉज़ उनके कंट्री में, उनके वहाँ पे इसको नहीं माना जाता। वहीं पे इंडिया में मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर लाइट, नॉट दैट मच fascinating, बट दिवाली इज़ समथिंग जो लोग बहुत ज़्यादा fascinate करते हैं। तो अगर उसकी छुट्टी ना मिले तो लोग हिलेरियस हो जाते हैं, अलग-अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, बीच में आपका रेज शो करते हैं कि कल्चर हमारे की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं। लास्ट अप वी हैव परसेप्चुअल बैरियर्स। ये बैरियर्स कहीं पे भी आ सकते हैं और इन बैरियर्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परसेप्चुअल बैरियर्स बहुत डेंजरस होते हैं। परसेप्चुअल परसेप्चुअल का मतलब है आपने अपने माइंड में कोई परसेप्शन बना ली, कोई बात बना ली। जैसे आप 4 लोग कंपनी में काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे दोस्त हो, थोड़े टाइम बाद एक इंसान की बात होनी बंद हो गई किसी और से, तो उन्होंने क्या किया, वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो मेरा बुरा चाहता है, वो किसी अपनी चीज़ पे भी हँस रहा है, तब भी आपके माइंड में ये परसेप्शन होगी, ये तो मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसी परसेप्शनल बैरियर्स जो होते हैं, जो हम सोच लेते हैं, पहले से अपने माइंड में परसेप्शन बना लेते हैं कि ये इंसान तो मेरे साथ गलत ही करेगा, वो एक बहुत हार्मफुल चीज़ है आपके लिए, जो आपको नहीं, उसके ऊपर फ़ोकस नहीं करना चाहिए। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग थॉट्स और उसको क्लियर कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। एट द एंड आप कंक्लूज़न दे सकते हो जिसमें बताओगे 6 तरीके के बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स आपका कम्युनिकेशन और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स की तरह खड़े हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन के बीच में। उन सब चीज़ों को आप बता सकते हो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर्स। सो उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट में इन्होंने बोला है एन एजेंडा लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। एक एजेंडा क्या होता है? ऐसी लिस्ट ऑफ आइटम्स जिनको हम डिस्कस करते हैं किसी फॉर्मल मीटिंग में, एक लिस्ट बना लेते हैं, एजेंडा बना लेते हैं कि ये मीटिंग्स में हमें डिस्कस करनी है चीजें। और क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि आप एक्सप्लेन करो एजेंडा के कंटेंट्स, क्या फॉर्मेट होता है, क्या कंटेंट्स हैं और क्या फीचर्स हैं एक एजेंडा के। हम एजेंडा का एक एग्जांपल भी देंगे एट द एंड, वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में से करवा दूंगी कि हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से आपको डिस्कस किया हुआ है। जैसे अभी हमने कम्युनिकेशन बैरियर वाला क्वेश्चन किया था, तो मैं आपको कम्युनिकेशन बैरियर वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमने कैसे किया है। ये रहा हमारा कम्युनिकेशन बैरियर वाला क्वेश्चन। पहले कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं उनको थोड़ा सा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया। देन टाइप्स बताए, फिजिकल क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल क्या होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल बैरियर्स एंड परसेप्चुअल बैरियर्स, व्यू पॉइंट्स एटीट्यूड्स के बेसिस पे जो होते हैं उनको आगे हमने एक्सप्लेन कर दिया। एंड एंड में हमने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया कि कम्युनिकेशन बैरियर्स इस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे जब हम एजेंडा की बात कर रहे हैं, तो थर्ड का सी पार्ट वी हैव एजेंडा। एक एजेंडा होता क्या है? हमने पढ़ लिया एक लिस्ट ऑफ आइटम्स, बट उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे इन द पॉइंट ऑफ आर्ट कि हमें पेपर देना है तो अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए। तो पहली चीज, स्ट्रक्चर्ड लिस्ट। स्ट्रक्चर्ड लिस्ट, एक एजेंडा का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर लिस्ट है जिसको स्ट्रक्चर बेसिस पे दिया हुआ है। उस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स दी हुई हैं जिनको हमें एक फॉर्मल मीटिंग में डिस्कस करना है। तो एजेंडा एक स्ट्रक्चर लिस्ट हो गई जिसमें आइटम्स हैं जिसको हमें फॉर्मल मीटिंग्स में डिस्कस करना है। कुछ फॉर्मल मीटिंग्स होंगी हमारी कंपनी की जिसमें हमें उनको डिस्कस करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डिस्कस करना है और एक टाइम बाउंड तरीके से डिस्कस करना है, ताकि आप स्पेसिफिक आउटपुट ले सको विद द हेल्प ऑफ एजेंडा। कि हमने जो एजेंडा बनाया था वो अच्छे से डिस्कस हो गया या नहीं, कितने पॉइंटर्स डिस्कस हो गए, कितने नहीं हुए, कितने टाइम में हुए, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं ना एजेंडा। अब यहाँ पे हमारे पास, हमसे उन्होंने पूछा कंटेंट्स क्या होते हैं एजेंडा के, एजेंडा में क्या क्या चीजें होती हैं। तो फॉर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन कि एजेंडा में बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं, 4 कंटेंट्स हैं एजेंडा के।
First content one is heading ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले आपको एजेंडा में ऊपर हेडिंग डालनी है मीटिंग की, कि मीटिंग का नाम क्या था, किस रीजन की वजह से वो मीटिंग हो रही है, क्या हम उस मीटिंग में कहना चाहते हैं, ये सब चीजें हेडिंग में ऊपर लिखी होती हैं कि मीटिंग का नेम क्या था और किस तरीके की मीटिंग थी। नेक्स्ट वी हैव टू मेंशन डेट, कौन सी डेट पे हुई थी मीटिंग, अब कब होगी, कौन सी चीजें बतानी है, टाइम कितने बजे हुई थी। ऑल्सो वी हैव टू राइट वेन्यू, कहाँ हुई थी मीटिंग या अब कहाँ होने वाली है मीटिंग। ठीक है। एजेंडा बेसिकली होने से पहले ही होता है, तो आप पुरानी मीटिंग के एजेंडा को रेफर भी कर सकते हो सकता है कोई दूसरी टाइम मीटिंग हो रही है, बट अगर हम फर्स्ट टाइम लेके चले तो पहले हेडिंग लिख दो मीटिंग की, डेट लिख दो, टाइम लिख दो और वेन्यू लिख दो कहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ बिजनेस आइटम्स, एक लिस्ट दे दो नीचे कि कौन सी बिजनेस आइटम्स आपको चाहिए हैं या कौन सी बिजनेस आइटम्स के बारे में आप बात करने वाले हो इन द मीटिंग। Then last we have notes or supporting details. Notes or supporting details, कुछ चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें आपने लिखी हैं उनके लिए आपके पास कुछ डिटेल्स होनी चाहिए, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या नोट्स होने चाहिए, तो वो भी आप एजेंडा में लिख सकते हो। ये तो हमारा हो गया मेन ऊपर ब्रीफली बात कि एजेंडा होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है एजेंडा, एजेंडा में कंटेंट्स कौन से होते हैं, 4 तरीके के कंटेंट्स भी हो गए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन थिंग दैट इज द स्ट्रक्चर, कि कैसे बनता है एजेंडा। तो ऊपर हमने लिख दिया एजेंडा क्या होता है, छोटा सा 3-4 लाइंस में कंटेंट्स लिख दिए, हेडिंग, डेट, टाइम, उसके अंदर लिख दिया कि वो होते क्या है, कुछ प्रूफ्स, एक्सप्लेनेशन, क्या चीजें हमें चाहिए। नेक्स्ट हमने नीचे एग्जाम्पल दिया है एजेंडा का, कि एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि एजेंडा होता क्या है। तो ऊपर एबीसी कॉर्पोरेशन, पहले कंपनी का नाम, एजेंडा फॉर द टीम मीटिंग क्या है, हेडिंग क्या है, मीटिंग की कोई हेडिंग नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज द मेन एजेंडा फॉर द टीम मीटिंग। नीचे डेट लिख दी, नीचे टाइम लिख दिया, वेन्यू लिख दिया, कहाँ पे हो रहा है। नीचे हमने पॉइंटर्स लिख दिए कि कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स इस चीज की कंफर्मेशन के लिए है, प्रीवियस मीटिंग के बारे में है, अपकमिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग के बारे में है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिपार्टमेंट्स की, कोई बजट के बारे में डिस्कस करना है, और भी बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हो कि इन इन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है इन एन एजेंडा। उसके बाद हम मैंने आपको यहाँ पे फीचर्स भी दिए हैं कि क्या फीचर्स होने चाहिए एक एजेंडा के अंदर। फीचर्स एजेंडा के होने चाहिए, एक तो वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि जल्दी से हम उसको समझ लें, लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, टाइम एलोकेशन होनी चाहिए कि इतने टाइम में ये एजेंडा खत्म हो जाना चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखे होने चाहिए, कोई ऐसे ऐसे पॉइंट्स ना हो जिनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इन द एजेंडा। और इस पूरे एजेंडा को सर्कुलेट करना होता है मेंबर्स में ताकि चीजें अच्छे से हो पाए। और जब एक बार एजेंडा हो जाता है तो नीचे एक इंक्लूजन दे देते हैं कि वेल प्रिपेयर्ड एजेंडा में ये चीजें होनी चाहिए। नीचे मैंने आपको आंसर में दे ही दिया है कि ऐसे ऐसे चीजों को फॉलो हम करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के हमारे फोर्थ के भी दो पार्ट्स हैं, तो अच्छे से पहले उनको समझते हैं। क्या क्वेश्चन है, विविड बाइट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन पुणे, मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद XYZ बैंक तिलक नगर ब्रांच। ड्यूरिंग अ रूटीन रिव्यू ऑफ इट्स बैंक स्टेटमेंट, Mr. Anmol, finance manager, came across an unauthorized transaction in the bank account of the company amounting rupees 1 lakh on 6th April 2026 through an online transfer। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में, एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक फॉर रिपोर्टिंग द फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड रिड्रेसल। कह क्या रहे हैं, एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, विविड बाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो पुणे में बेस्ड है। उनके करंट अकाउंट में XYZ बैंक है तिलक नगर ब्रांच में, जहां पे
वो कंपनी एक रूटीन रिव्यू कर रही है अपने बैंक स्टेटमेंट की। कौन कर रहा है? मिस्टर अनमोल कर रहे हैं, जो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं। और वो एक ट्रांजैक्शन देखते हैं 1 लाख रुपए की, जो 6 अप्रैल को हुई। तो उनको ये है कि ये ट्रांजैक्शन अनऑथराइज्ड है, हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो उन्होंने फाइनेंस मैनेजर होते हुए एक फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट करनी है ब्रांच मैनेजर को बैंक के, कि इस ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्स दो। हमें लगता है कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है, गलत है। इसके बारे में इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करो और इसके लिए बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर का जो हमारा वो रहता है, फॉर्मेट रहता है, वो कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कैसे आप लिख सकते हो, आपको पॉइंटर्स दे दिए। पहले लिखना है ऊपर टू ब्रांच मैनेजर XYZ बैंक तिलक नगर ब्रांच। फिर सब्जेक्ट लिखना है क्यों हो रही है। सब्जेक्ट हम ये इसलिए लिख रहे हैं लेटर क्योंकि हमें फ्रॉडुलेंट एक ट्रांजेक्शन मिली, तो लिख सकते हो रिपोर्टिंग अनऑथराइज ट्रांजेक्शन ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख की अनऑथराइज ट्रांजेक्शन के बारे में जानने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट वी रोट रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। पहले आपको कंपनी का नाम बताना है। विविड बाइट प्राइवेट लिमिटेड, बिहाफ ऑफ द कंपनी के बारे में मैं लिख रहा हूँ, जो कंपनी पुणे में बेस्ड है। आपके सामने एक इमीडिएट अटेंशन का इशू बताना है, दैट इज अनऑथराइज ट्रांजेक्शन डिटेक्टेड। जब हम अपने अकाउंट्स चेक कर रहे थे, अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे थे, तो हमें एक अनऑथराइज ट्रांजेक्शन मिली, जो कि आपकी ब्रांच में हुई है हमारे अकाउंट में, जिसमें हमें पता लगा कि एक रूटीन वेरिफिकेशन में हमारी बैंक स्टेटमेंट में हमने ऑब्जर्व किया ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ 1 लाख रुपया 6 अप्रैल 2026 को, जो कि हमने इनिशिएट नहीं किया, कंपनी के किसी ऑथराइज्ड इंसान ने इनिशिएट नहीं किया। तो ये ट्रांजैक्शन हमें फ्रॉडुलेंट लग रही है। आप हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक इन्वेस्टिगेशन रिव्यू करो जल्दी से जल्दी। इस ट्रांजैक्शन के बारे में हमें प्रॉपर डिटेल्स दो, कहाँ हुई, कब हुई, किस बेनिफिशियरी के अकाउंट में मनी गया, कैसे गया, क्या मोड ऑफ ट्रांसफर था, और नेसेसरी स्टेप्स लो आगे इस अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को ठीक करने के लिए। आफ्टर दैट उन्होंने लिखा है कि अगर आपको पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन सही नहीं है, फ्रॉड्यूलेंट है, तो हमारा अमाउंट रिफंड करो। ये हमारा अमाउंट रिफंड करके हमें फाइंडिंग्स बताओ। हमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी है किसी को, ना कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स, OTPs कुछ भी नहीं दिया है किसी थर्ड पार्टी को। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि आप इसमें जो हमारा ये मैटर है इसको अर्जेंटली देखो और इसके ऊपर एक्शन लो। आगे लिखा है कि ये कम्युनिकेशन इसलिए की गई है ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू, योर्स फेथफुल मिस्टर अनमोल फाइनेंस मैनेजर। कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी यू कैन ऑल्सो मेंशन। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या है आपको जो ध्यान रखना है कि ऊपर टू लिखना है ब्रांच की डिटेल्स, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, फिर रिस्पेक्टेड सर बीच में चीजें लिख दी। एट द एंड यू कैन राइट थैंक यू, योर्स फेथफुली। नाम जो दिया है फाइनेंस मैनेजर, कौन सी कंपनी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी, और बीच में जो चीजें लिखनी है वो मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर ली हैं कि ये चीजें आपको बीच में इन्वॉल्व करनी है। Now move on to second part of the same question. Second part में they are asking essentials of a good business letter. आपने जो भी business letter form करी एक मैनेजर को, उसके ही आगे essentials क्या है, क्या चीजें जरूरी हैं business matter लिखने के लिए, business letter लिखने के लिए। So fourth के B part के लिए good business letter, एक अच्छी बिजनेस लेटर, रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस लेटर लिखने के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला, क्लैरिटी। जो बिजनेस लेटर है उसके अंदर क्लैरिटी दिख रही होनी चाहिए कि आपने ये लेटर लिखा क्यों है, क्या पर्पस है इसका। नेक्स्ट, कंसाइजनेस। ज़्यादा बड़ी लेटर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंसान पढ़ते पढ़ते उसको समझ ना पाए, उसको समझ ही ना आए क्या मतलब बना, इंसान कहीं खो जाए पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लेटर है वो कंसाइज होनी चाहिए कि इतने टाइम की है, इंसान ने पढ़ी और समझ ली। नेक्स्ट, देयर शुड बी कंप्लीटनेस। छोटी करने के चक्कर में ये नहीं है कि आपने लेटर पूरी लिखी ही नहीं, आधी अधूरी बात बता दी और कहानी खत्म, ऐसा नहीं करना। अच्छे से उसको कंप्लीट करना है लेटर को। देन करेक्टनेस, कि आपने कितना सही लिखा है उस लेटर में, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये गुड इसेंशियल है। देन कर्टिसी, अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज़ की सिंपैथी या फिर रिस्पेक्ट बनाकर रखनी चाहिए किसी भी इंसान की, तो आपको कर्टिसी के साथ अच्छे से लेटर लिखनी चाहिए ताकि आप किसी का रिस्पेक्ट खो
ना दो। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। हमेशा कंसीडर करना है कि आप लेटर किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, किस चीज़, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उस लेटर से, उसको कंसीडर आपको हमेशा करना है। नेक्स्ट, कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब स्पेसिफिक फैक्ट्स यूज करने हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं आपके आगे, आपके सामने वो फैक्ट्स रखे होने चाहिए। एंड लास्ट, प्रॉपर फॉर्मेट। एक अच्छे और सही फॉर्मेट में होनी चाहिए जो आपकी लेटर है, एक अच्छा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए आपकी लेटर को। जैसे यहाँ पे मैंने आपको आंसर दे दिया, आंसर में मैंने आपको बता दिया कि गुड इसेंशियल लेटर की क्लैरिटी, कंसाइजनेस, ये सारे पॉइंट्स आगे एक्सप्लेन भी करती हैं कि क्या क्या मतलब होते हैं इनके और कैसे अच्छे से आप इनमें लिख सकते हो। एट द एंड यू विल कंक्लूड इट दैट अ गुड बिजनेस लेटर क्या होता है, जिसमें आप ज्यादातर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफेशनलिज्म, क्रेडिबिलिटी, और इंश्योर करते हो क्लैरिटी, कंसाइजनेस और प्रोफेशनलिज्म, इसी हिसाब से कि वो चीज अच्छे से आप आगे जाके फ्रेम आउट कर सको। नेक्स्ट, वी हैव फोर्थ का बी पार्ट, जिसमें दे आर सेइंग अस कि हमें ऑफिस मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना है एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करके अबाउट द कंप्लायंस विद एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस इन ऑफिस ऑपरेशंस, कि हमारे ऑफिस में कुछ ऑफिस ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जिनमें हम एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऑफिस को ऑपरेशंस को उस हिसाब से लेकर जा रहे हैं, ऑफिस में एनवायरमेंट अच्छा रहे, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, ये चीजें बताने के लिए आपको एक ऑफिस मेमोरेंडम को बनाना है, ड्राफ्ट करना है। तो उसको हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे? हियर इज द फॉर्मेट अगेन, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस मेमोरेंडम, फिर लाइन छोड़ के डेट, लाइन छोड़ के किसके लिए वो मेमोरेंडम है वो लिखेंगे, टू ऑल एम्प्लॉयज, कौन लिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट क्या है इस मेमोरेंडम का, कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस इन ऑफिस ऑपरेशंस, ऑफिस ऑपरेशंस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें अच्छे से कंप्लायंस में रहना है, ये सब्जेक्ट है। लिखा क्या हुआ है कि ये इसलिए है, आप सब एम्प्लॉयज को बताने के लिए है कि हमारी कंपनी कमिट कर रही है कि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगे, दैट मीन्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करेंगे, हमारी कंपनी में सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, हम एक कमिटमेंट दे रहे हैं, उसके बेसिस पे कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए हुए हैं। डेली ऑफिस ऑपरेशंस में वो पॉइंटर्स होंगे। पहला, एनर्जी कंजर्वेशन। जब भी आप किसी ऑफिस रूम से कहीं जा रहे हो, जैसे आप घर में करते हो, लाइट्स ऑफ करो, फैंस ऑफ करो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑफ करो, फिर ही आप ऑफिस से निकलो या इधर उधर जाओ जब वो काम में नहीं है। एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, जितनी एनर्जी है उतना यूज़ करो। नेक्स्ट, पेपरलेस वर्क एनवायरनमेंट, पेपर का यूज़ कम करो, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द पेपर, डिजिटल कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ करो, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स इनका यूज़ करो, और डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा कम करो। नेक्स्ट, प्रिंट तभी दो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नेसेसरी है, और हमेशा डबल साइडेड प्रिंट्स को यूज़ करो ताकि वेस्ट कम हो पेपर। नेक्स्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी आप अपने डस्टबिन में डालते हो, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई भी चीज़ आपने फेंकनी है तो उसको आप वेस्ट को स्ट्रैटेजिकली रिसाइकिल करो, जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है उनको अलग कैटेगरी में डालो, जो चीज़ें नॉन रिसाइकलेबल है उनको अलग कैटेगरीज में डालो। एक सिंगल यूज वाले प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उनको यूज मत करो इन द ऑफिस प्रेमिसेस। वाटर कंजर्वेशन, वाटर के लिए भी रिपोर्ट करो, अगर कोई आपको लगता है कोई लीकेज हो रही है, वाटर जरूरत से ज्यादा चल रहा है या वेस्टेज हो रही है, तो उसको टाइमली बंद करो या फिर रिपोर्ट करो इन द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नेक्स्ट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करो जिससे लोगों को इनकरेजमेंट मिले, बॉटल्स, कप्स, वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो रीयूजेबल है, ऐसियों को यूज़ ना करें जिनको एक बार यूज़ करके फेंक दिया, क्योंकि नहीं तो कूड़ा बढ़ता ही जाएगा। इको फ्रेंडली हैबिट्स को प्रमोट करो अपने कोलीग्स के बीच में, और सारे एम्प्लॉयज़ अगर मिलके इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो हमारा इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा और उस चीज़ को हेल्प मिलेगी। एट द एंड आपको लिखना है कि ये इनिशिएटिव लिया क्यों गया है, क्रिएट करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट, ग्रीन वर्क प्लेस, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट आवर अर्थ,
कोऑपरेशन चाहिए आपकी इन सब चीज़ों के लिए। एट द एंड जिसमें लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजर ने लिखा है फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, वो चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं।